मैं भले कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ पर लोग मुझे ठेकेदार नहीं समझते, वो मुझे हमेशा इंजीनियर ही समझते हैं। मेरा उद्देश्य कभी भी बिजनेस करना नहीं था। तमाम कंसेप्ट के साथ शिल्पी प्लाजा परिसर आया था। राजेंद्र शर्मा जो है राजेंद्र शुक्ला के मुकाबले उस हिसाब से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उतनी टक्कर नहीं ले पा रहे हैं। लाडली बहन योजना नहीं होती तो राजेंद्र शुक्ला जी ही हार गए थे हमसे। तो राजेंद्र शर्मा क्यों राजनीति में पिछड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी आपका ध्यान बांटने का काम ही करती है। कांग्रेस सच में शो ऑफ करती है या फिर जमीनी स्तर पर कार्य करती है? राजेंद्र शुक्ला जी का विकास है जिसके बाद परिणाम नहीं आ रहे। आपका मन कभी नहीं किया बीजेपी में या फिर बीजेपी की तरफ से आपको ऑफर नहीं आया कि आप शामिल हो जाइए हमारी पार्टी में? डीमार्ट को लाना आसान काम नहीं था, उसके लिए मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया। अभय मिश्रा जी के लिए परिस्थिति कांग्रेस पार्टी में क्रिएट की गई, ये क्रिएट की गई कि अभय जो है उनको टिकट कांग्रेस से नहीं मिलेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशन टीवी में। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वह रीवा को एक नए आयाम में, नए दिशा में, या फिर ये कहें कि रीवा की सबसे जो चर्चित बिल्डिंग है, या ये कहें कि रीवा जिस नाम से जिस चीज के लिए और रीवा की जो खूबसूरती में चार चांद लगाने का कार्य करती है वह है शिल्पी प्लाजा मार्केट। और मेरे साथ जो मौजूद शख्स हैं ये हैं राजेंद्र शर्मा जी। ये कांग्रेस की जिला अध्यक्ष तो हैं ही, लेकिन ये साथ में है रीवा को एक अलग आयाम में पहुंचाने वाले व्यक्ति। सर, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू न्यूज़ नेशंस, आपने हमको बुलाया, इसके लिए आप क्या है? सर, आप अपना छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं राजेंद्र शर्मा, एजुकेशन मेरा इंजीनियरिंग किया है, मैंने BA ऑनर्स इंजीनियरिंग कॉलेज से। और मेरे पिताजी यहाँ से सिविल सर्जन और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के रूप में रिटायर्ड हुए और वो मध्य प्रदेश के पहले बैच के MBBS थे, डॉक्टर थे। जब हमारा MP इंडिया स्वतंत्र हुआ उसके बाद मध्य प्रदेश के पहले बैच के वो डॉक्टर थे। और हम लोग यूँ तो रीवा के ही रहने वाले हैं। यहाँ मल्लूर के पास हमारा पैतृक गांव है। सर, आप कांग्रेस में कैसे आए? आपने इंजीनियरिंग की है, फिर कैसे मतलब राजनीति साइड कैसे रुझान हुआ? कहते हैं कि एक इंजीनियर जो होता है उसको बिल्डिंग बनाना चाहिए, तो आपका राजनीति साइड कैसे रुझान हुआ? देखिए, यूँ तो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन कॉलेज डेज से था। मैं रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज का 1984-85 में प्रेसिडेंट भी था और यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में भी रहा, यूथ कांग्रेस का भी मेंबर था। और जब मैंने अपना कैरियर शुरू किया एज ए प्राइवेट कंसल्टेंट और प्राइवेट बिल्डर, तो मैं बहुत ज़्यादा अपने काम में रम गया था। उसी दौरान मैंने मध्य प्रदेश की पहली पुनर्घनत्वीकरण योजना जो मेरे द्वारा शुरू की गई थी, जिसका कंसेप्ट मैंने डिज़ाइन किया था। अच्छा। और उसके तहत शिल्पी प्लाजा प्रोजेक्ट बना। और शिल्पी प्लाजा प्रोजेक्ट केवल बिल्डिंग नहीं है, वो 20 एकड़ का मॉडिफिकेशन है जिसने 20 एकड़ की शक्ल बदली। अगर आप तो छोटे उम्र में ध्यान नहीं होगा आपको, पहले हम लोग घंटाघर के अंदर से गाड़ियाँ गुजरती थी, फिर घंटाघर को एज ए रोटरी बीच में बनाना, उसके दोनों तरफ सड़कें बनाना, एक नई रोड इंट्रोड्यूस करना, सारी सड़कों की चौड़ाई बढ़ाना, नई बाउंड्री वॉल सरकारी ऑफिसेस की बनाना, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स गिरे पड़े थे उनको समेट के एक बिल्डिंग मिलाना, और उससे जो खाली जगह तैयार हुई उस खाली जगह का यूज़ गार्डन और पार्किंग में करना, ये तमाम कंसेप्ट के साथ शिल्पी प्लाजा परिसर आया था। वो केवल एक भवन नहीं था, वो 20 एकड़ का मॉडिफिकेशन है, दिखाई भवन देता है, पर वो जो 20 एकड़ की उसने शक्ल बदली थी उसी का असर है कि उसने रीवा की शक्ल बदलने में, रीवा की फेस लिफ्टिंग में उस प्रोजेक्ट का बहुत रोल है। उस दौरान मैं कांग्रेस के नेताओं के नज़दीक भी हुआ। तिवारी जी, श्रीनिवास तिवारी जी का मेरी ज़िंदगी में बड़ा महत्वपूर्ण मेरे विकास में योगदान है। उन्होंने मेरी पल पल पे मदद की और तिवारी जी ने ही मुझे प्रोत्साहित किया और कहा कि रीवा में उस समय दिग्विजय सिंह जी की मध्य प्रदेश में सरकार थी और 2003 में वो सरकार गई
और उसके बाद कांग्रेस में के जो रीवा से प्रत्याशी हुआ करते थे महाराजा पुष्पराज सिंह जी, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। और जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी तो यहाँ एक वैक्यूम था और तिवारी जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने आपस में चर्चा करके और मुझको रीवा विधानसभा का नेतृत्व दिया और इस तरीके से मेरी सक्रिय राजनीति में स्थिति भूमिका आई। उसके पहले भी मैं सुंदरलाल तिवारी जी का कॉलेज डेज से बड़े अच्छे संपर्क थे हमारे दोनों के, तो मैंने उनकी हर लोकसभा में उनके लिए काम किया था। सर, कॉलेज डेज की बात आ रही है तो कहते हैं कि, और साथ में आपको भी कई बार आपसे भी प्रश्न भी पूछा गया कि राजेंद्र शर्मा और राजेंद्र शुक्ला जो मित्र थे या फिर दुश्मन थे कॉलेज में, आपसी दुश्मन, ये नहीं कह रहे कि लड़ाई झगड़ा, लेकिन क्या आप लोग कॉलेज डेज में भी अपोजिट पार्टी में ही थे? एक्चुअली देखिए क्या है, राजेंद्र शुक्ला भी छात्र राजनीति में थे। राजेंद्र शुक्ला इंजीनियरिंग में मेरे से 1 साल जूनियर थे। राजेंद्र भी मेरे बाद प्रेसिडेंट बने, पर राजनीति हम लोग 2 अलग अलग धारा में करते थे। ये लोग राजनीतिक घराने के सदस्य थे, राजेंद्र शुक्ला हो गए, उदय प्रकाश मिश्रा हो गए, और हम लोग स्टूडेंट थे जो साधारण स्टूडेंट थे, मतलब राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। तो हम लोगों ने, हाँ, राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, तो हम लोगों का एक स्टूडेंट पैनल हुआ करता था। तो मैं स्टूडेंट पैनल से इलेक्शन लड़ा था, राजेंद्र शुक्ला लोग अमैया पैनल से जाने जाते थे। अच्छा। और राजेंद्र लड़े थे। हम लोगों की राजनीतिक धारा अलग अलग थी। आपस में ना तो मित्रता थी हम लोगों की बहुत, क्योंकि क्लास का डिफरेंस था। हाँ। और ना हमारी उसकी कभी उनकी वैमनस्यता रही। अच्छा। ना हम लोगों के बीच में ऐसा नहीं, खेल वेल के मैदान में आपस में मुलाकात और मेल जोल होता था, फंक्शंस वगैरह में मिलते थे। ऐसी कोई ना तो मिठास थी ना कोई कड़वाहट थी। अच्छा सर, जब शिल्पी प्लाजा की बात आती है तो अभी जो लोग देखते हैं उसमें चकाचौंध है, हर चीज़ें हैं। रीवा का जो मेन मार्केट है वो शिल्पी प्लाजा है। जब आपने उसका निर्माण कराया तो उसकी स्थिति किस प्रकार थी? आज भले चकाचौंध में है, लेकिन जब आपने निर्माण कराया होगा, कहते हैं कि किसी कार्य की शुरुआत में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, चीज़ें आती हैं, तो कैसा था शिल्पी प्लाजा? देखिए, शिल्पी प्लाजा के ये तो सब मैंने बताया आपको, सरकारी छोटी छोटी इमारतें बनी हुई थी, कपड़ेल, और उनमें सरकारी ऑफिसेज लगते थे, वो डिलापिडेटेड थे। उनको तोड़ना, उनको शिफ्ट कराना, उन ऑफिसेज को दूसरी जगह उपलब्ध कराना एक बड़ी एक्सरसाइज थी। वहाँ कम से कम 49 ऑफिसेज थे। उन तमाम ऑफिसेज को पूरे रीवा के विभिन्न जगहों पर शिफ्ट कराना, और फिर जब वो खाली करते थे तो उसको बनाना, और फिर रिकॉर्ड 11 महीने में उसका लोकार्पण कराना, बिल्डिंग का भी और डेवलपमेंट का भी। ये बड़े काम थे जो एक जुनून से हुए थे, और उस जुनून में मैं अकेला शामिल नहीं था। उस जुनून में एक पॉलिटिकल विल पावर थी सम्मानित दिग्विजय सिंह जी की, जो उस समय मुख्यमंत्री थे। एक विल पावर थी तिवारी जी की, जो उस समय विधानसभा अध्यक्ष थे। एक विल पावर थी कलेक्टर की, जो उसके एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन थे। पहले विनोद कुमार जी थे, फिर एस के मिश्रा साहब थे, और तमाम लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। और इसमें मतलब मैं तो अपने बारे में कम से कम बताऊं कि मैंने उस 2 साल जब शिल्पी प्लाजा का काम किया, तो शायद ही मैंने कभी चिंता की कि मेरे रिलेशन में कहीं शादी है या कोई गमी हो गई या मेरे दोस्तों के यहाँ कुछ समस्या है। मैं सिर्फ पागलों जैसा हम लोगों ने सिर्फ काम किया था उस प्रोजेक्ट में, काम के प्रति जुनून, और काम के प्रति जुनून था। और एक और बात मैं आपको बताऊं, उस समय रीवा में इस तरीके का फाइनेंशियल फ्लो नहीं था जो आज है। बड़ी बुरी हालत में, हमने किसी से टायर खरीदा तो उसको दुकान दे दी बदले में, और किसी ने हमारे यहाँ बालू दी तो हमने उसको, सैंड दी तो हमने उसको दुकान दी। गिट्टी में लोगों ने 2-2 दुकानें खरीद ली। हमको स्टोन चिप सप्लाई किया जाए, स्टील जो दे रहा है उसको हम, हमारे पास पैसे नहीं होते थे कि हम दुकान के पैसे दें, इतना फ्लो नहीं था। पर शिल्पी प्लाजा ने रीवा की फेस लिफ्टिंग के साथ रीवा में फाइनेंशियल एक क्रांति ला दी। जो रीवा सतना से बहुत पीछे था, उल्टा हो गया। आज सतना से हम बहुत आगे, और इसमें सबसे बड़ा रोल रीवा के फाइनेंशियल टर्न अराउंड के पीछे जो था वो था शिल्पी प्लाजा का। यहाँ की बड़ी बड़ी शॉप्स बनी, उन शॉप्स के अंदर पब्लिक आने लगी। जो हनुमाना मिर्जापुर का आदमी शादियों की परचेजिंग करने के लिए जो बनारस जाता था, जो चाक घाट त्योथर का आदमी शादियों की परचेजिंग करने इलाहाबाद जाता था, और जो, हाँ, वो उल्टा फ्लो हुआ। मनी का फ्लो पहले रीवा से बाहर था, फिर बाहर की मनी अब आने लगी। अभी आप देखिए, हम ही ने एक और रेवोल्यूशन किया, डीमार्ट। हाँ। हमारे प्रीमाइसेस में आया डीमार्ट। अच्छा। हमने उसको मेहनत की, उसको लाया यहाँ,
और उनको सस्ते में ज़मीन दी। मतलब ये कहना कि डी-मार्ट शिल्पी प्लाजा के साथ डी-मार्ट लाने का काम भी आपने किया। हाँ, डी-मार्ट को लाना आसान काम नहीं था, उसके लिए मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया, अपनी ज़मीन सस्ती दी, उनको कन्विंस किया कि नहीं रीवा में मार्केट है, पोटेंशियल है। वो लोग जो रीवा का परसेप्शन है उसमें ऐसा परसेप्शन था कि ये डी-मार्ट यहाँ नहीं चलेगा, थोड़ा पिछड़ा एरिया है। हाँ पिछड़ा एरिया है। पर वो एकदम से जब उन्होंने आया, मेरे विश्वास में उन्होंने लाया डी-मार्ट, और जब लाया तो वो पहले दिन से ही वो अचंभित होकर मुझे फ़ोन कर रहे थे। कितनी ज़्यादा डिमांड है यहाँ की। इतनी ज़्यादा डिमांड है। मैंने उनको इतना कन्विंस किया था कि ये जब से वो टनल बन गई, हम चुरहट और सीधी के करीब आ गए। सीधी का बाजार आज रीवा से चल रहा है, आज सीधी का व्यक्ति रीवा में परचेजिंग करने आ रहा है, सिंगरौली का व्यक्ति आ रहा है, हनुमाना और मऊगंज का व्यक्ति आ रहा है। आप डी-मार्ट में जाके देखिए, वो केवल शहरी भीड़ नहीं है, वो आसपास के लोगों की। आप उनकी गाड़ियों की फोटो देखिए, पीछे गाड़ियों के नंबर देखिए, उसमें सीधी की गाड़ियां हैं, 17 गाड़ियां। सर शिल्पी प्लाजा की बात आई तो एक लोगों के मन में प्रश्न होता है कि शिल्पी जो नाम है वह नाम कैसे पड़ा। कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि शायद घर परिवार में किसी का नाम रहा, तो आपके अधिकतर प्रोजेक्ट्स में शिल्पी नाम उपयोग किया जाता है। सभी प्रोजेक्ट में शिल्पी होता है। मेरी कंपनी का नाम भी शिल्पी कंस्ट्रक्शन था। आप मेरी जो प्राइवेट लिमिटेड है उसका नाम शिल्पी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड है। देखिए, मैं जब कॉलेज से निकला, मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था। मेरा उद्देश्य कभी भी बिजनेस करना नहीं था, मेरा उद्देश्य था अच्छी जॉब करना। मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए दिल्ली गया और वहाँ मैंने पढ़ाई की, और जब मैं दिल्ली से मैंने एक अटेम्प्ट दिया, काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। फिर उसके बाद मेरे फादर का, मैं अकेला लड़का हूँ, और मेरे फादर को हार्ट प्रॉब्लम हुई, वो सीरियस हुए और 1990 में उनकी डेथ हो गई। और उस समय मैं बहुत कम उम्र का था, 25 साल का था, और तब मेरी एकदम से प्रायोरिटी बदल गई। फैमिली की भी जिम्मेदारी आ गई, आप अकेले थे। जिम्मेदारी आ गई। और सबसे बड़ी बात थी कि जब मैंने दोनों करना चाहा कि मैं कुछ कमाई भी करूं, तो मैंने एक कंसल्टेंसी शुरू की। उस समय रीवा में कंसल्टेंसी का महत्व नहीं था, कोई इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी को कोई ना तो जानता था कि ऐसा कोई प्रोफेशन है, और ना कोई इसकी वैल्यू थी। पर मैंने कंसल्टेंसी स्टार्ट की, और मेरा प्रेजेंटेशन ऐसा था कि लोगों को ऐसा लगा कि हम अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो हमें एक इंजीनियर की मदद लेनी चाहिए। और मैंने मदद करके दिखाई। मेरा कंसल्टेंसी का मार्केट जमा। अब उसके साथ फिर मेरे को पढ़ाई करना, वो भी सिविल सर्विसेज की मुश्किल हो रहा था। अंत में मैंने 1991 में महाराज साहब पुष्पराज सिंह जी ने होटल राजविलास का काम शुरू किया, और तब ये महाराजा साहब थे मार्तन सिंह जी। अच्छा। तो इनको हम लोग महाराज कुमार बोला करते थे। और इन्होंने, और भाभी साहब ने, जो आज महारानी साहब हैं, इन्होंने अपने यहाँ कुछ इंजीनियर्स को इनवाइट किया कि ये होटल के प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए हमको कोई प्रोजेक्ट चाहिए, इंजीनियर चाहिए, कंसल्टेंट। तो उसमें उन्होंने मुझे चयनित किया, और फिर महाराज साहब का और भाभी साहब का, मतलब महारानी साहब का मेरे जीवन में बड़ा योगदान है कि उन्होंने मुझे शुरुआत में सपोर्ट कर दिया, एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, और मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं तो अब अपना काम स्वयं कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने अपनी किताबों को अपनी अलमारी में वापस रखा, ताला लगाया। मतलब वो सपना जो था उसको वहीं पे बंद कर दिया, परिस्थितियों ने उसको वहाँ रोक दिया, और फिर मुझे अपना काम शुरू करना पड़ा। और फिर मैंने अपना काम किया, और रीवा के लोगों के स्नेह और सहयोग और आशीर्वाद से मैं निरंतर बढ़ता चला गया, और मेरी एक ईमानदार बिजनेसमैन की शहर में छवि बनी। और आज भी लोग मुझे उसी नज़र से देखते हैं। मैं भले कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, पर लोग मुझे ठेकेदार नहीं समझते, वो मुझे हमेशा इंजीनियर ही समझते हैं, एक विजनरी डेवलपमेंट का व्यक्ति समझते हैं। उसी तरीके का मुझे सपोर्ट मिलता है। सर ठीक है, यहाँ तो ये तो हुई आपके करियर की बात। फिर राजनीति में आपको कौन लाया? मतलब एक प्रश्न होता है कि जैसे मैं अगर इस फील्ड में हूँ तो कहीं ना कहीं मैं भी किसी को देखी होंगी, किसी को मुझे कोई अच्छा लगता है, तो आपको राजनीति में कौन अच्छा? मुझे राजनीति में लाने वाले तिवारी जी, श्रीनिवास तिवारी जी ने जब मुझे कहा कि रीवा से मेयर लड़ी है 2004 में, जिस समय उन्होंने बोला उस समय मैं लखनऊ में था। अच्छा।
और अपने मेरा जो कंसल्टेंट है फ्रेंड है आशीष श्रीवास्तव, मैं उसके ऑफिस जा रहा था। बात थी सुबह 10 बजे की, इनका फ़ोन पहुंचा। इन्होंने कहा नहीं आपको मेयर लड़ना है। अरे मैंने कहा कि वीरेंद्र लड़ रहे थे, वीरेंद्र गुप्ता मेयर उस समय भाजपा से। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हमने पार्टी ने डिसाइड किया है कि आपकी विकास की छवि है। हाँ, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में भी। हाँ, और विकास की छवि है और आपका कमिटमेंट कांग्रेस के प्रति है, इसलिए हम लोगों ने चयन किया है कि आप मेयर जैसे पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। तो फिर उन्होंने मेरी दिग्विजय सिंह जी से बात कराई और दिग्विजय सिंह ने कहा कि राजेंद्र तुमको लड़ना चाहिए। और फिर ये हुआ कि कल लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो मैंने गाड़ी को लौटाया, आशीष को फ़ोन किया कि यार मैं दूसरे काम में फंस गया हूँ, आ नहीं पाऊँगा। और मैं शाम को 7 बजे आया और फिर मैंने अपना पर्चा भरने की तैयारी की। और इस तरीके से तिवारी जी मुझे पॉलिटिक्स में लाए। दिग्विजय सिंह जी का पल पल योगदान रहा। मेरा सहयोग रहता है उनका मेरे जीवन में। और सुंदर लाल जी ने तो मुझे एक मेंटर बन के मेरा सपोर्ट किया हर जगह। वो मुझे आगे करते थे। तो उनका भी मेरी ज़िंदगी में बड़ा योगदान है डेवलपमेंट में, सुंदरलाल तिवारी जी का। वो मुझे बहुत एक्सपोजर देते थे। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एक वॉइड था रीवा विधानसभा में और नए नए लड़कों को पॉलिटिक्स में ला के और मैंने एक अच्छी टीम तैयार की। आज मेरे से जब मैं मेयर लड़ा था उसके बाद मेरे द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए कई लड़के आज पार्षद हैं, कुछ भाजपा में चले गए और कुछ कांग्रेस में, पर वो शहर में पार्षद हैं। अच्छा। एक अच्छी वेल कनेक्टिविटी है। यूथ लीडरशिप को प्रमोट करने में मैं बहुत फोकस्ड रहता था। अच्छा सर, कांग्रेस का जो अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें जो कहीं ना कहीं एक पतन के रूप में देखा जा रहा है कि चाहे वो चलो ठीक है प्रदेश स्तर पर तो है ही, लेकिन रीवा में जो है कांग्रेस की स्थिति वह कहीं ना कहीं चिंताजनक है। उस प्रकार कमबैक नहीं कर पा रही है कांग्रेस, तो क्या कारण होगा? देखिए, एक समय था 2008, 2003, 2013 की विधानसभा में जब हमारी विधानसभा प्रत्याशी 25-30 हज़ार वोट मिलते थे। कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी। इसके बाद 2018 में कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बन भी गए थे, उस समय कांग्रेस के संगठन पे काम आरंभ हुआ और जब काम आरंभ हुआ तो कांग्रेस का संगठन मजबूत हुआ। इसके बाद जब मैं 2023 में 22 जनवरी को मैं अध्यक्ष बना था, उसके बाद हम लोगों ने 8 महीने के अंदर कांग्रेस का संगठन बड़ा मजबूत कर दिया। और आप मान के चलिए वो कांग्रेस पार्टी जो कभी केवल ब्लॉक अध्यक्ष बनाने तक सीमित थी और ब्लॉक अध्यक्ष को भी नहीं मालूम रहता था कि मेरे क्या अधिकार है, मुझे क्या काम करना है, आज वो कांग्रेस पार्टी बूथ तक पहुंच गई और हमारे बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं। हाँ, ठीक बात है कि अब हमने 8 महीने में कार्यकर्ता तैयार किए, 3 साल 2 साल 3 साल में कार्यकर्ता तैयार किए, पर हम उनको प्रशिक्षण देना, उनके कामों की समझाइश देना और उनसे एक्सरसाइज कराना उनको, ये सब कामों के लिए हमारे पास समय नहीं था। इसके बावजूद भाजपा और हमारे बीच में जो कभी 2.5 लाख वोटों का अंतर हुआ करता था, वो 1,05,000 का पिछली बार बचा। हमारे यहाँ सब लोग नज़दीक से चुनाव लड़े। कपिल ध्वज 2200 वोट से हार रहे हैं, सुखेंद्र सिंह बन्ना 7-7.5 तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपने वोट बढ़ाए और उसका कमबैक कर रहा है धीरे-धीरे। उसका नतीजा ये हुआ कि लोकसभा में हम लोगों ने 1 लाख वोट कवर किए, विधानसभा में हम लोगों ने करीब 1.25 लाख वोट पिछली बार से कवर किए। और आप ये मानिए, अगर लाडली बहना योजना का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजनीतिक प्रयोग सफलतापूर्वक जो किया गया, मतलब अगर वो विक्टिम कार्ड, उसका नुकसान हुआ हम लोगों को, अदरवाइज हम रीवा से 4-5 सीट जीतते। मैं तो ये कह सकता हूँ आपको कि लाडली बहन योजना नहीं होती तो राजेंद्र शुक्ला जी ही हार गए थे हमसे, ना होती अगर तो। और हम और राजेंद्र की जो चुनाव की लड़ाई थी उसमें आप देखिए, आम जन ये कहता था कि हार गए राजेंद्र शुक्ला। इस बार गए भाजपा। मध्य प्रदेश में आप ही लोग सर्वे और एग्जिट पोल के माध्यम से बोल रहे थे कि कमलनाथ जी की सरकार बन रही, 140-42 सीट आप प्रेडिक्ट कर रहे थे और सीटें उल्टी हो गई। अब उसके पीछे अगर हम जाते हैं तह में,
तो बहुत सारी बातें खुल के आती हैं। एक बात तो ईवीएम पे शक होता है लोगों को, दूसरा लाडली बहना योजना का अस्त्र था उनके पास, और तीसरा बहुत बड़ा कारण इसका था जो अब राहुल गांधी जी ने जो कर्नाटका में खुलासा किया कि वोटर लिस्ट में भारी संख्या में घालमेल, 1,05,000 वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बीजेपी बुरी तरीके से परास्त हुई, और उसके बाद अचानक से 6 महीने बाद जो विधानसभा चुनाव होते हैं उसमें 1 करोड़ वोट बढ़ जाते हैं। अब 1 करोड़ वोट बढ़ गए तो आप मान लीजिए परिणाम पलट गया और बीजेपी की सरकार बन गई। तो जो एक राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का खुलासा किया, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। अच्छा, तो सर लाडली बहना को आप कहते हैं गेम चेंजर भाजपा के लिए, तो सर महिला सम्मान योजना भी दे रही थी कांग्रेस। तो देखिए, नारी सम्मान योजना हमारा प्रयास था, हमने उसके लिए फॉर्म भरा है। हमने नारियों को सम्मानित राशि दिए जाने की पैरोकारी करके उनके अंदर, महिलाओं के अंदर इच्छा जागृत की, उनको कॉन्फिडेंस लाया, और उनके अंदर ये बात रखी कि आपको पैसा देके अपने पाँव पे खड़ा करने का प्रयास किया जा सकता है ना। और भारतीय जनता पार्टी ने वो दे दिया। और फिर चुनाव के दौरान बीजेपी ने प्रचार किया कि कांग्रेस आ जाएगी तो ये लाडली बहना बंद कर देगी, एक असुरक्षा का भाव लाया। हाँ, कहीं ना कहीं एक मेंटालिटी। मैं आपको बताऊं, 18 तारीख को वोटिंग थी, 16 तारीख को किसान सम्मान निधि किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर की गई 3 महीना की, एक साथ 6,000 रुपए। दिवाली थी 12-13 तारीख को नवंबर में, 11 तारीख को लाडली बहना का पैसा 3 महीने का दिया गया। अब आप सोचिए, अभी बिहार में उन्होंने घोषणा कर दी कि हम महिलाओं को 3 महीने तक 10,000 रुपए प्रति माह देंगे। तो सर ये आचार संहिता लगी थी, तो कहीं ना कहीं ये आचार संहिता नहीं लगी थी अभी बिहार में। अच्छा, नहीं बिहार वाला नहीं, जब यहाँ हुआ, जब पैसा दिया गया आचार संहिता में दिया गया। हाँ। और उन्होंने ये कहा कि ये आचार संहिता लगी है हमारी किसी नई योजना को ना लाने का, पर जो रनिंग है वो तो चलेगी। अच्छा, स्ट्रेटेजिक तरीके से। और इलेक्शन का जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन जो है, वो हिंदुस्तान का अब निष्पक्ष नहीं रह गया, वो बायस्ड है। आप ये सोचो कि ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसमें TN शेषन जैसे लोग थे, जिनकी ईमानदारी और नेतृत्व, वो प्रशासनिक क्षमता का ढंका बसता था पूरे देश में। आज उसी में एक ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनकी चयन का सिस्टम ही बदल गया। पहले जब आप इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करते थे तो 3 आदमी का पैनल होता था, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और नेता प्रतिपक्ष। आप ये कह सकते हो कि चयन जो है वो पक्षपातपूर्ण नहीं हुआ। पर इस बार जो चयन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संशोधन करके एक नियम लाके बना दिया, वो ये बनाया कि अब होगा प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, और बीच में सुप्रीम कोर्ट की जज की जगह होगा गृह मंत्री। तो अब आप सोचिए कि अब कैसे आप ये उम्मीद कर सकते हो कि चुनाव आयुक्त का जो नियुक्ति है वो निष्पक्ष है। और अगर वो निष्पक्षता से अगर उसकी नियुक्ति नहीं है, उसका पक्ष लिया है, तो वो अपनी वफादारी प्रकट करेगा ही। और चुनाव आयुक्त को वफादारी प्रकट करने का क्या तरीका है? यही तरीका है कि आप चुनाव के दौरान आप किसान सम्मान निधि भी दे रहे हो, लाडली बहना के पैसे भी दे रहे हो, आप 10-10 हजार रुपए की घोषणा भी कर रहे हो, और चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा। सर ठीक है, ये बात हुई उसके। एक और प्रश्न उठता है कि राजेंद्र शर्मा जो अच्छे शिल्पकार हैं, रीवा को नई दिशा देने में, नई चीज़ों से जोड़ने के लिए हमेशा कार्यरत रहते, तो राजेंद्र शर्मा क्यों राजनीति में पिछड़ रहे हैं? लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं राजेंद्र शर्मा जो है राजेंद्र शुक्ला के मुकाबले उस हिसाब से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उतनी टक्कर नहीं ले पा रहे हैं। क्या कारण है कि मतलब कि नहीं हो पा रहा है? देखिए क्या है, आप समझो कि अगर हम उनके बराबरी से नहीं लड़ते तो हमें 57,000 वोट कैसे मिलते? हमारे उनके बीच 20,000 का अंतर बचा है ना, जबकि तमाम फैक्टर उनके पक्ष में थे। उनके मध्य प्रदेश में सरकार बन रही थी, हमारी 60 सीट आ रही थी, तो आपको वो तो दिख रहा होगा करंट किधर थी। तो करंट के अगेंस्ट 57,000 वोट मिल रहे हैं, है ना। ये सही बात है कि इसके पहले राजेंद्र शुक्ला से इतनी कड़ी लड़ाई लोग नहीं लड़ते थे, पर ये लड़ाई तो शुरू हो गई पिछले चुनाव में।
धीरे धीरे पहले क्या होता था, कांग्रेस का संगठन नहीं हुआ करता था, कांग्रेस तितर बितर होती थी, लेग पुलिंग बहुत होती थी। मतलब कहीं ना कहीं जो एक जुड़ाव होता है संगठन के बीच वो नहीं था। लेग पुलिंग बहुत थी। 10 आदमी टिकट चाहते हैं, एक आदमी को मिलती है तो 9 आदमी उसकी पाँव खींचते हैं। हाँ। और जब पाँव खींचते हैं तो हमारे प्रदेश नेतृत्व से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती 9 के खिलाफ। फिर वो अगले चुनाव में भी यही काम करते हैं। पर अब पाँव खींचने वालों की ताकत कांग्रेस में खत्म की गई है, अब उनकी शक्ति घटाई गई है। अगर वो पहले 1000 वोट का नुकसान करते थे तो अब वो 100 वोट का नुकसान कर पाते हैं। सर, आपको अभी विधानसभा का चुनाव का जब टिकट मिला था तो आप ये पार्टी की हैं कविता पांडे जी, तो जब आपको टिकट मिला तो कहीं ना कहीं उस सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसी चीज़ें डालें कि ऐसा लग रहा था कि अब वो कांग्रेस से जा रही हैं, उनका कांग्रेस से मन भर गया है। श्रीनिवास तिवारी जो आपके गुरु हैं, राजनीतिक गुरु हैं, वह उनको बेटी मानते थे। तो क्या कारण है कि मतलब कि कविता पांडे जैसे जो नेता हैं, आज कांग्रेस की महिला नेत्री हैं, बड़े पद पर हैं, फिर भी मतलब कैसे साइड हो गई उस समय पे? कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है ना कि कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस के लिए बगावत कर रहे हैं, वो भी उस समय जब चुनाव है। देखिए क्या होता है, कविता पांडे रीवा से के टिकट की एस्पिरेंट थी और उन्हें टिकट नहीं मिला, तो ये निश्चित एक सदमे वाली बात होती है। आदमी के दिल चोट पहुंचती है कि हमने किसी चीज़ की तैयारी की, किसी चीज़ का सपना पाला, वो हमारा पूरा नहीं हुआ। और ऐसे समय मेरा ऐसा सोचना है कि लोगों को बेहद समझदारी से और धैर्य से काम करना चाहिए। देखिए, आप हर वक्त, एक बात है, जिलाध्यक्ष 10 लोग बनना चाहते होंगे, पार्टी ने मुझे बनाया। मेरे पहले कोई और जिलाध्यक्ष था, उसके पहले कोई और था। विधानसभा मेरे पहले अभय मिश्रा लड़े रीवा से, अभय के पहले मुजीब खान लड़े। वो मुजीब खान जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ 3 बार चुनाव बहुजन समाज पार्टी से लड़ा। अगर मुजीब खान चुनाव नहीं लड़े होते तो 2004 में मैं मेयर होता यहाँ का। मेरे और वीरेंद्र गुप्ता के बीच में मात्र 7-8 हज़ार का अंतर था और मुजीब खान ने 22,000 वोट मिले, उन्हें 21,000। तो आप सोचिए कि हमारे अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा हुआ, जो कांग्रेस का वोट हुआ करता था। तो इसके बावजूद पार्टी ने मुजीब को कांग्रेस में शामिल किया और टिकट दिया। पर मुजीब खान के चुनाव में मैं उनका काम ना करूं क्योंकि वो मेरे खिलाफ लड़े थे, ये गलत बात है। मैंने किया, मैंने उनके कार्यक्रम चुनाव का संचालन किया। उन्होंने मुझे कहा आप संचालन करिए, मैंने संचालन किया। इसके बाद आप मानिए, ये जो एक ट्रेंड है कि असंतुष्ट लोग फिर पार्टी का विरोध करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये पार्टी की वीकनेस है और अगर वो विरोध करते हैं तो कार्यकर्ताओं को उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पर सर एक और जो बात सामने आती है, लोग कहते हैं कि विपक्ष जो है वो कमज़ोर है, विपक्ष मुद्दों को उतने अच्छे से नहीं उठा पाता है जितना उठाना चाहिए, विपक्ष शो ऑफ करता है। अभी हाल ही में आपके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी कृषि मंत्री के यहाँ बोरा उठा के गए थे, उसमें उनका एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है कि वो माइक लगाए हैं। इसको लेकर जो है तो बीजेपी पार्टी जो है तो वो घेर रही है। तो क्या कारण है कि क्या कांग्रेस सच में शो ऑफ करती है या फिर ज़मीनी स्तर पर कार्य करती है? आप ये देखिए, जीतू पटवारी बोरी उठाए थे, माइक लगाए थे कि नहीं लगाए थे, पीले रंग का कुर्ता पहने थे कि नीले रंग का पहने थे, इट्स नॉट एन इशू। इशू ये है कि उन्होंने बात क्या की, उन्होंने क्या गलत बात की कि आपने 3100 वोट गेहूं का बोला था, आप नहीं दे रहे हो। आपने 2700 रुपए धान का वोट रेट बोला था, आप नहीं दे रहे हो किसानों को। आपने अपने चुनाव टाइम में घोषणा की थी कि हम सोयाबीन का 6000 रुपये रेट देंगे और आप नहीं दे रहे हो। तो देखिए, मुद्दा तो वो है जो जीतू भाई बोल रहे थे। जीतू पटवारी ने जो विषय उठाया उसकी चर्चा होनी चाहिए, ना कि उस बोरी या माइक या उनके कुर्ते के रंग की चर्चा होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। या फिर सीधे तौर पर आप ये कहना चाहते हैं विपक्षी पार्टी मुद्दों को दबाकर दूसरी चीजों पर जनता का ध्यान केंद्रित करना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी आपका ध्यान बांटने का काम ही करती है हमेशा से। आप ये देखिए, उसने कभी ये स्वीकार नहीं किया कि पुलवामा में इतना विस्फोटक सामग्री कहां से आई। वो ये बात करती है कि कांग्रेस क्या करती है। आप तो अभी ये बताओ ना कि पुलवामा में वो विस्फोटक सामग्री कहां से आई थी, वो जो बम फटा, आपका सिक्योरिटी लैब्स था।
आपका इंटेलिजेंस फेलियर रहा। जो अभी घटनाएं कश्मीर में हुई, ये कौन सी घटना थी जो पहलगाम में हुई? आपका इंटेलिजेंस फेलियर था, आपने वहां पैसे नहीं लगाए। आप अपनी गलती से ध्यान हटाकर और लोगों को दूसरे मामलों में उलझाते हो। कभी आप मंदिर की बात करने लगते हो, कभी आप मस्जिद की बात करने लगते हो, कभी आप हिंदू की बात करने लगते हो, कभी आप मुसलमान की बात करते हो, कभी आप नेहरू की बात करने लगते हो, कभी आप पाकिस्तान को छेड़ देते हो। अरे आप तो अपने फेलियर्स की बात बताओ। हम तो सीधा पूछ रहे हैं कि 3100 रुपए बोले थे चुनाव में कि देंगे, तो क्यों नहीं दे रहे हो भाई? क्या कारण है? 2700 रुपए देना था आपको धान की कीमत, क्यों नहीं दे रहे हो? सोयाबीन का 6000 क्यों नहीं दे रहे थे? और अगर नहीं दे रहे हो तो तुम्हारा फेलियर है। तुमने चुनाव में झूठा वादा क्यों किया था? जनता को ठगा। जनता को ठगा आपने। इसलिए मेरा ये कहना है कि विषय पे फोकस रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विषय से ध्यान बांटने का काम करती है। सर, आपका मन कभी नहीं किया बीजेपी में, या फिर बीजेपी की तरफ से आपको ऑफर नहीं आया कि आप शामिल हो जाइए हमारी पार्टी में? देखिए, मैं बीजेपी का सैद्धांतिक रूप से विरोधी हूँ। मैं नेहरूरियन फिलॉसफी का पक्षधर हूँ। आज से नहीं, स्टूडेंट पीरियड मैं नेहरू को नज़दीक से पढ़ा हुआ, मैंने गांधी को नज़दीक से पढ़ा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के लिए कांग्रेस और कांग्रेस के सैद्धांतिक जो वैल्यूज़ हैं, इन्हीं की ज़रूरत है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी जैसी दक्षिणपंथी विचार की पार्टी इस देश को बांटने का काम करेगी, इस देश में वैमनस्यता लाएगी। आप देखो, 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी देश में, आप देखो कितनी वैमनस्यता आ गई। हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, हमारे साथ मुस्लिम लड़के भी पढ़ते थे, सिख लड़के भी पढ़ते थे, है ना, ईसाई भी पढ़ते थे, हम सब पढ़ते थे। हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि इसकी जाति क्या है, इसका धर्म क्या है, कोई नहीं सोचता था। खेल के मैदान में कभी कोई सोचता है? पर भारतीय जनता पार्टी ने एक लोगों के अंदर विष बोया, अल्पसंख्यक से उसने बहुसंख्यक को डराने की कोशिश की। आज बहुसंख्यक समाज के मन में आप अजीब अजीब भ्रांति डाल रहे हो कि इनकी इतनी जनसंख्या बढ़ जाएगी कि तुमसे ज्यादा हो जाएंगे। कुछ का कुछ सोशल मीडिया के जरिए आप दुनिया भर का झूठ परोसते हो। आप नेहरू के बारे में गलत बोल रहे हो। हम तो सीधी चीज कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या शताब्दी वर्ष में स्वीकार करेगा कि महात्मा गांधी के वध में जो लोग शामिल थे वो आरएसएस आइडियोलॉजी से जुड़े थे कि नहीं जुड़े थे? 100वें वर्ष में क्या ईमानदारी से आप एक बात देश में करोगे कि गांधी वध के साथ कितना सारोकार था, कितना सारोकार नहीं था? क्या करेंगे? 100वें वर्ष में क्या एक ईमानदार और स्वयंसेवी संस्था, मैं नहीं कहता कि आरएसएस के काम खराब है, आरएसएस ने कई स्थानों पे देश सेवा का परिचय दिया, पर साथ में ये आरोप तो स्वीकार करना पड़ेगा। सर, रीवा के जो विकास है, विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ला को कहा जाता है। आप खुद एक शिल्पकार हैं, आप इंजीनियर हैं, तो आपको वो विकास क्या जमीनी स्तर पर दिखता है पहले की अपेक्षा में? और अब मतलब अगर बात की जाए 2004 से लेके 2025 लगा है अभी, उस दौरान आपका राजनीतिक करियर शुरू हुआ, आप साथ में अपनी चीज़ों को भी ले चले। आज आप खुद नए नए डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ विकास आपको दिखा एज अ इंजीनियर के रूप में, अगर राजनीति को छोड़ दिया जाए तो? मैं आपसे बोल रहा हूँ 2003 से भारतीय जनता पार्टी आई। आप एक आकलन करो कि रीवा में राजेंद्र शुक्ला जी के या भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से कितना पैसा डेवलपमेंट मध्य में आया रीवा शहर में, है ना? आप एक आकलन करो, आप निकालो। आपको ऐसा लगेगा कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए आए। इन 1000 करोड़ रुपए आने के बावजूद शिल्पी प्लाजा परिसर की जो आरसीसी की सड़कें बनी हैं, उस स्तर की आप एक भी सड़क बना पाए? आज आपने मॉडल रोड का, अभी कुछ दिन पहले, आप ही को याद होगा कि कुछ दिन पहले मॉडल रोड में पूरी कंक्रीट रोड चौराहा तक की बनी थी, याद होगा आपको? हाँ। मुझे अच्छी तरीके से याद है, टी लैया राजा साहब उस समय कलेक्टर थे रीवा के। कोविड का काल आ रहा था,
और हम लोग खुद कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग में थे, जिसमें कलेक्टर साहब उस रोड की क्वालिटी पे प्रश्न उठा रहे थे, बात कर रहे थे। आज आप देखिए उसी कंक्रीट रोड पे डामरीकरण चल रहा है पुल के करीब, है ना। आपने पैसा लाया और उसका दुरुपयोग हुआ, आपकी ही नजरों के सामने आपके पैसे की बर्बादी की गई। अब आप फिर पैसा ला रहे हो डामर लगाने के लिए उस पर। आपका जितना राजेंद्र शुक्ला जी डेवलपमेंट कर रहे हैं, पहली चीज तो मेरी सोचना यह है कि उनके डेवलपमेंट के पीछे उनकी सोच नहीं होती, कोई विजन नहीं होता। आप ये सोचिए कि एक आईटी पार्क बन रहा है रीवा में, क्या करेगा वो आईटी पार्क? कौन, क्या इन्फोसिस उसमें आएगी? क्या विप्रो उसमें आएगी? कोई बड़ी कंपनीज आएंगी? क्योंकि एक प्लॉट में आप आईटी पार्क बना रहे हो। मतलब जो निर्धारित मापदंड होते बच्चों को कैसा काम कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है बिना किसी विजन के, बिना किसी विजन, राजेंद्र शुक्ला जी कोई लॉन्ग टर्म विजन लेके योजना नहीं बना रहे। अदरवाइज इतने दिन से 20 साल से वो हैं, और इस एटॉमिक एज में, इस सुपरसोनिक एज में आज आप देखिए कितना परिवर्तन हो गया। सन 62 की लड़ाई में हमारे फौजी पैदल चाइना वालों से लड़ रहे थे, और 1971 में हमारे फाइटर जेट लड़ रहे थे, और इस बार तो ड्रोन से लड़ाई हो गई। अब तो फाइटर जेट उड़ाने की बात ही नहीं पड़ रही, ड्रोन ही ड्रोन से लड़ रहे हैं और बेसेस उड़ रहे हैं। तो ये तो टेक्नोलॉजी और सुपरसोनिक स्पीड है। ऐसे सुपरसोनिक स्पीड और टेक्नोलॉजी के जमाने में ये क्या आप 20 साल से कर रहे हो? ना तो आप सड़क बना पा रहे हो, ना आप सीवर लाइन डाल पा रहे हो, ना आप लोगों को शुद्ध पानी दे पा रहे हो, ना आपने बच्चों के खेलने के लिए मोहल्ले में पार्क जनरेट कर रखे हैं। स्कूल्स की स्थिति यह है कि अगर प्राइवेट स्कूल नहीं हो तो यहाँ के लोगों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। कॉलेजों की स्थिति यह है कि इंजीनियरिंग कॉलेज की पूरी जमीन आपने बांट बूट के इतना सत्यानाश किया कि आज उसी रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज की, जहाँ से पास आउट है राजेंद्र शर्मा, जहाँ से पास आउट है राजेंद्र शुक्ला, जहाँ से पास आउट है 1974 बैच के एक पिथवा जी थे, हमारे सीनियर थे, जिनको पद्म भूषण मिला। लाखों, मतलब सैकड़ों की संख्या में चीफ इंजीनियर इन चीफ जिस कॉलेज के पास आउट है। आज आपने ये स्थिति कर दी कि एक रीवा का ही लड़का उसमें एडमिशन न लेके जाके वहाँ लेता है LNCT और ओरिएंट कॉलेज जैसे प्राइवेट कॉलेजों में, भोपाल में एडमिशन लेने जाता है, पर GC में नहीं लेता। सर वो कहते तो हैं कि हमारी उपलब्धि है कि एयरपोर्ट लाया हमने, पत्रकारिता का कॉलेज खोला, संजय गांधी जो अस्पताल भले कांग्रेस की जमाने की हो, लेकिन अब उस पर जो विस्तार की जो चीज़ें हैं वो हम कर रहे हैं, वो अपना विकास बता रहे हैं कि हम नई नई चीज़ें ला रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। मैं मानता हूँ कि आप उसके लिए पैसे इनफ्लो कर रहे हो, पर मुझे आप बताओ कि पहले जितने लोग रीवा से परसेंटेज पॉपुलेशन बाहर इलाज कराने जाती थी और आज जो जाती है, इसका डिफरेंस क्यों? रीवा से नागपुर जाने वालों की संख्या का आप अंदाज कर सकते हैं? रीवा से नागपुर जाने वालों का आप अंदाज करिए, कितने लोग इलाज के लिए रीवा से जा रहे हैं। क्या करेगी आपकी ये बिल्डिंग्स और मशीन्स अगर आपका क्वालिटी ट्रीटमेंट घटा है? आप कभी, चूंकि शासन सत्ता है, वो हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो डॉक्टर्स कुछ बोलेंगे नहीं। अदरवाइज आप अपने डॉक्टर्स से रीवा की पूछिए कि उनकी क्या पोजीशन है। अच्छा। रीवा में जेनेरिक मेडिसिन देने के लिए मेडिकल कॉलेज की मीटिंग में ही एक डॉक्टर मना करता है कि ये मेडिसिन गलत है, हम नहीं देंगे। ठीक है, ये किस किस्म का राजेंद्र शुक्ला जी का विकास है जिसके बाद परिणाम नहीं आ रहे। भाई अभी आपने शुरुआत में बोला शिल्पी प्लाजा, उसने फेस लिफ्टिंग की, वो एक कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट का ईमानदारी से एग्जीक्यूशन हुआ। देखिए मेरा ये कहना है कि शिल्पी प्लाजा का भी आपने जिक्र किया, वो एक कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट का ईमानदारी से क्रियान्वयन हुआ, आज वो परिणाम मूलक है। उसने रीवा की फेस लिफ्टिंग की, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने कहा, ऐसा लोग कहते हैं। उसने रीवा के फाइनेंशियल फ्लो का ट्रेंड चेंज किया, रिवर्स किया। जो बाहर से यहाँ फ्लो आता था, उसने यहाँ के पैसे को बाहर भेजना शुरू किया। इनके विकास का परिणाम क्यों नहीं दिखता? कह तो रहे हैं कि हम कनेक्टिविटी या टनल बनाए, टनल का फायदा है। हाँ। मैं उन लोगों में से हूँ जो आपके अच्छे काम को अप्रिशिएट करूंगा,
उन्होंने टनल बनाया, अच्छा काम है, इसमें कोई खराबी नहीं है। जो हाईवेज के जाल बन रहे हैं, हालांकि वो सब कमलनाथ जी के जब सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे तो उन्होंने दी थी हमको, जबलपुर से बनारस सड़क, रीवा से इलाहाबाद वाली सड़क, ये कम, और रीवा से सतना, ये कमलनाथ जी जब सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे तो उन्होंने दिया था, पर एग्जीक्यूशन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। तो इसी का श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी के उसमें ले चला रही है, गया। चलिए लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम कम से कम नहीं, विकास आप हो। अच्छे काम का श्रेय ले रहे हो, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर साइमल्टेनियसली आप फिर रीवा सतना के रोड क्वालिटी का भी शेयर लो। मैं बार बार बोलता हूँ, मीठा मीठा गप गप कड़ू कड़ू थू थू नहीं चलेगा, है ना। आप अगर आपने लिए श्रेय ले रहे हो अच्छे काम का, तो जो गलतियां हो रही है उसका भी श्रेय लो। अच्छा, क्यों रीवा में पुनर्घनत्वीकरण योजना के नाम पर आप जमीनों की खुर्द बुर्द बिक्री हो रही? सर कहते तो हैं वो कि हम जमीन नहीं लेंगे तो कैसे नई नई चीजें आएंगी, अगर जगह नहीं बिल्कुल रहेगी ठीक है, मैं कहाँ कह रहा हूँ, आप पुनर्घनत्वीकरण योजना, फिर मैं वही उदाहरण दूंगा, शिल्पी प्लाजा परिसर ने रीवा के पुनर्घनत्वीकरण योजना से रीवा की शक्ल बदलने का काम किया। आपके सिरमौर चौराहे के विकास ने कौन सी शक्ल बदली रीवा की? मुझे बताएं ये कि बाल भारती के सामने जो आपने कॉम्प्लेक्स बना दिया, उससे कौन सी फेस लिफ्टिंग हो गई रीवा की? उसने आसपास के क्षेत्र में क्या परिवर्तन लाया? शिल्पी प्लाजा में तो सड़कें चौड़ी हो गई, पार्क बन गए, पार्किंग बन गई, वहां से कौन सा चेंज आया? आपने बहुत अच्छा काम किया, राज कपूर ऑडिटोरियम बनाया कलाकारों के लिए। हाँ। उसके लिए आपने सामने की जमीन 2000 रुपए स्क्वायर फीट बेच दी। 2000 रुपए स्क्वायर फीट, 3000 रुपए स्क्वायर फीट नेहरू नगर में प्लॉट बिकता है। आप सोचिए, आप 10,000 स्क्वायर फीट की जगह आप 2000 स्क्वायर फीट दे रहे हो, फिर भी ठीक है, आपने बिल्डर को दे दी और उससे कहा तो सर ये जो इतनी सस्ती जो जमीन जाती हैं, क्या कारण हो सकता है? कहते हैं वो कि कुछ प्रोसेस होती है, इसका जो जमीन का जो रेट जो निर्धारित ये होता पूरा है, एक नेक्सस काम करता है। इसमें आप कभी इसके डिटेल में जाओगे तो होता क्या है कि टेंडर की 3 स्टेज होती है। जब आप पहली चीज तो आप टेंडर के समय एक प्री क्वालिफिकेशन डालते हो, उस प्री क्वालिफिकेशन में आप काफी अच्छे बिडर्स को स्क्रूटनाइज कर देते हो। दूसरी बात, अगर कोई दूसरा व्यक्ति टेंडर डाल देता है तो टेंडर कैंसिल हो जाता है। अच्छा, रीवा बस स्टैंड का टेंडर 3 बार कैंसिल हुआ। क्यों कैंसिल कर रहे हो आप बार बार? और जब फिर अकेले समझिया जी बचे तो आपने दे दिया 4थी बार। सर ये बात जो आप यहाँ कह रहे हैं, अभी हमें बता रहे हैं, तो आपको नहीं लगता उस चीज को उठाना चाहिए जमीनी स्तर पर? जमीनी स्तर पे तो जनता की जबान पे है समझिया का नाम। विधानसभा में अभय मिश्रा जी ने और जोरदार से उठाया, और राहुल भैया ने तो ये भी कह दिया कि रीवा का नाम समझिया नगर है। और इसके बाद आप देखिए, रीवा का नाम समझिया हटाओ रीवा बचाओ की मंगू सरदार जब शहर अध्यक्ष थे तो इन्होंने बड़ी सी रैली निकाली थी रीवा में। तो समझिया जी का तो जन जन में मांग है। राहुल गांधी तक बोले थे जब रीवा आए थे 2018 में, तो राहुल गांधी जी अपने ऑडिटोरियम के सामने बोले कि सुना है यहाँ कोई समझिया नाम का व्यक्ति आया है। अब आप देखिए, मतलब मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, आपने ऑडिटोरियम बनाया, समझिया जी को बना के चलाने को दे दिया आपने। ऑडिटोरियम में बारात घर चल रहा है, बारात घर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मतलब मुझे तो आए दिन उसके कार्ड आते हैं। हाँ, कार्ड तो आते हैं। साथ ही कुछ दिनों पहले जो है तो रोक लगाने की भी बात हुई थी, लेकिन अभी तक रोक नहीं लगाई गई। क्या कारण हो सकता है? कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन एग्रीमेंट कर लिया आपने 30 साल का। अच्छा, लीज एग्रीमेंट कर लिया, अब क्या करोगे? कोई कोर्ट कहेगा कि भाई एग्रीमेंट हो गया, हम कैंसिल नहीं कर सकते। ये सब आप देखिए, इसमें ईमानदारी क्यों नहीं बरतते राजेंद्र शुक्ला जी? मेरा ये कहना है, मतलब पारदर्शी चीजें रखें, पारदर्शी चीजें रखिए ना। आप अगर आप पहले दिन कह देते कि इसमें आप शादियां कर सकते हैं तो रीवा के सारे बारात घर वाले उसमें टेंडर डाल देते। हाँ, मतलब ये कि योजनाबद्ध तरीके से केवल कुछ लोगों को ही मिले। आपके अंदर कुछ और होता है, हिडन एजेंडा आपका कुछ और रहता है। आप वो बात करो जो आपको करना है। आप पहले दिन कहते कि शादियों के लिए दिया जाएगा, ये पार्टियों के लिए दिया जाएगा, ये एग्जीबिशंस के लिए दिया जाएगा, ये कला एवं संस्कृति के कामों के लिए दिया जाएगा, तो उसमें सैकड़ों लोग टेंडर डालने आ जाते। रीवा का हर होटल ये डालता उसमें टेंडर। सर एक और बात उठती है कि आपके पार्टी के विधायक हैं अभय मिश्रा जी,
उनको लेकर अक्सर लोग कहते हैं, आप खुद कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अब उन लोगों को साइड कर रही है जो कांग्रेस की लाइन से हटकर काम कर रहे हैं। अभय मिश्रा जो लगातार इस पार्टी से उस पार्टी, इस पार्टी से उस पार्टी करते हैं, तो उन पर कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं एक्शन ले रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है तो वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, फिर कांग्रेस में आ जाते हैं, तो कांग्रेस पार्टी कब ऐसा एक्शन नहीं लेगी? है। अभय मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी में थे और 2018 के एक साल पहले 16 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। इसके बाद अभय मिश्रा जी कायदे से कांग्रेस पार्टी में ही हैं। वो बीच में 1 महीने की जो इशू आया था उसमें वो अकेले दोषी नहीं है, उसके साथ कई लोग दोषी हैं। अभय मिश्रा जी के लिए परिस्थिति कांग्रेस पार्टी में क्रिएट की गई, ये क्रिएट की गई कि अभय जो है उनको टिकट कांग्रेस से नहीं मिलेगी, जबकि वादा किया गया था। सिमरिया से वो विधायक रहे थे तो उनकी टिकट कंफर्म्ड होनी चाहिए। इससे उनको चोट पहुंची और उन्हें ऐसा लगा कि ये पार्टी मेरे साथ न्याय नहीं कर रही और वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में। और जब गए तो जाते ही उनको एहसास हुआ कि मुझसे गलती हो गई। जिस दिन वो जा रहे थे उसके हफ्ते भर पहले उनके अंतर्मन में द्वंद्व चल रहा था और उसमें मेरी कई बार उनसे बात होती थी और मैं हमेशा उनसे कहता था कि आप गलत सोच रहे हो, आपकी स्थान यहाँ अच्छा है, सुनिश्चित है, गलत सोच रहे हो आप। पर एक जो मानसिक दबाव क्रिएट किया गया उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के उस क्षेत्र के नेता भी जिम्मेदार थे और कुछ पूर्व पदाधिकारी जिम्मेदार थे और कहीं ना कहीं कांग्रेस नेतृत्व से भी वो बात हुई कि उनको ऐसा लगा कि नहीं ये लोग तो मेरी कदर ही नहीं कर रहे। और जब ये बीजेपी में गए तो जाते ही इनको एहसास हुआ कि हमसे गलती हो गई। मतलब कि बीजेपी में कुछ उन्हें ऐसा दिखा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब वो बीजेपी में गए तो उनको लगा नहीं ये तो मेरे से बड़ी गलती हो गई। वो एक मोमेंट्री डिसीजन होता है ना, कई बार आदमी दिमाग में आ जाता है कि हम रिजाइन कर दें या हम सुसाइड कर लें। तो एक मोमेंट्री डिसीजन होता है, वो उनका वो मोमेंट्री डिसीजन गलत हो गया। अच्छा। और फिर वो वापस कांग्रेस में आए, कांग्रेस ने उनको टिकट दी और आज वो पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी के बात करते हैं विधानसभा में और अपने क्षेत्र में और जिले में वो कांग्रेस पार्टी का काम करते हैं। उनको अच्छी तरीके से मालूम था कि लोकसभा चुनाव के लिए वो नए हैं, उनको परिणाम नहीं मिलेगा, है ना, वो जानते थे। फिर भी उन्होंने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा और आप मानिए एक लोकसभा का चुनाव लड़ना बहुत संसाधनों की जरूरत होती है और उन्होंने जानते हुए पार्टी के कहने से चुनाव लड़ा, अपनी वाइफ को लड़ाया। अच्छा। तो अब उनकी निष्ठा में कोई शक नहीं है। सर जब वो आए तो आपसे क्या कहे कि मतलब कैसा लगा 1 महीने के जो समय होता है बीजेपी? मैंने तो उनसे कहा कि मैं तो पहले ही मना कर रहा था कि मत जाओ, तुमको मिलना। उसके बाद क्यों गए आप? मैंने तो बोला उनसे। वो तो जिस दिन गए उसके भी 1 घंटा पहले मेरे से बात कर रहे थे। अच्छा। और वो कंफ्यूजन में भरपूर थे। मेरे को मालूम था कि आज ये गलत निर्णय लेने वाले। अच्छा। और मैं टोक रहा था बार बार। सर तो कहीं ये नहीं आया जब वो चले गए तो आपके मन में भी आएगा कि मुझे थोड़ा और समझाना चाहिए उनको? नहीं, मैं उनसे फोन लगा के बोला कि कुछ इतनी बार मैं समझाया, सब छोटे मेरे से उम्र में, तो मैं इन लोगों को तुम भी बोल देता हूँ, चाहे भले विधायक हो। तो मैंने बोला तुमको इतना समझाया था मैंने, तुम कर गए गलती, कुछ नहीं मिलेगा वहां तुम्हें, तुम अभी भी आ जाओ। अरे बोला नहीं भैया, ये वो मेरे साथ गलत हुआ, ये हुआ वो हुआ। ऐसा फिर मतलब एक बड़े भाई एक छोटे भाई के नाते आप लोगों ने एक दूसरे को समझाया, आपने उनको राह दिखाया। मेरे को अपनी पार्टी में मेरे छोटे भाइयों से सबसे सम्मान मिलता है, चाहे वो हमारे विधानसभा प्रत्याशी रहे हो, चाहे बबीता जी रही हो, चाहे रमाशंकर सिंह हो, चाहे सुखेंद्र हो, चाहे पद्मेश थे और चाहे कपिध्वज सिंह जी, चाहे अभय हो, बाबा हो, सबसे मुझे सम्मान मिलता है। और शायद यही कारण है कि इसी कारण पार्टी मुझे दोबारा जिला अध्यक्ष बनाई। सर आपके जिला अध्यक्ष की घोषणा हो गई, तीसरी बार आप पर पार्टी ने विश्वास जताया। एक संगठन को लेकर जो कहते हैं घोषणा होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हुई। हाँ, पूरी तैयारी चल रही है पर गहन उसका परीक्षण किया जा रहा है। अभी हमको ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति करनी है, अभी हमको जिला कांग्रेस कमेटी की पदाधिकारियों की नियुक्ति करनी है। हमने मंडलम, सेक्टर और बूथ लेवल पे कार्यकर्ताओं का चयन आरंभ कर दिया है और हम जमीनी स्थिति को देख के आकलन करके मैंने स्वयं हर ब्लॉक का दौरा कर लिया है
मतलब ये है कि आप समय भले ले रहे हैं लेकिन उन लोगों को रखेंगे, उन लोगों को निर्वाचित करेंगे जो आएंगे लोग, तो जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे जमीनी हैं। स्तर पर इस बार संगठन में कार्यकर्ता की पूछ होगी, कार्यकर्ता को सम्मान मिलेगा। इस बार जरूरी नहीं कि हम केवल नाम के नेताओं को हम पद से नवाजें, ऐसा नहीं होगा। जो काम करने वाले लोग हैं उनको पद दिया जाएगा। अच्छा सर, एक और प्रश्न जनता के द्वारा पूछा गया कि राजेंद्र शर्मा जो खुद महापौर बन सकते थे, तो वह अब अजय मिश्रा बाबा को क्यों महापौर बनाए? कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा सवाल है कि वो खुद बन सकते थे, उनके पास सारी काबिलियत थी, तो क्यों बाबा को लाया गया आगे? देखिए, हर चीज हम ले लें ये सही अप्रोच नहीं है। हमको ये तय करना पड़ेगा कि हमको क्या करना है, और दूसरी चीज, दूसरा जो स्थान है वो किसी काबिल व्यक्ति को देना पड़ेगा। मैं सीनियर था कांग्रेस में शहर में, मेरी दावेदारी विधानसभा की रहती है। ऐसे समय में मैं मेयर भी ले लेता, विधानसभा भी ले लूँ, लोकसभा भी ले लूँ। ये अच्छा काम नहीं है। हमको अपने छोटे भाइयों को के अंदर नेतृत्व क्षमता विकसित करनी चाहिए, उनको मौके देना चाहिए। वो हो सकता है हमसे भी बेहतर हो। और हम अपने छोटे भाइयों में, बाबा के पीछे, हम लोगों के चयन के पीछे एक ही मानसिकता थी। बाबा 3 बार पार्षद थे, नगर निगम की पॉलिटिक्स करते थे, और वो मेरे बड़े नज़दीक हैं, छोटे भाई जैसे हैं मेरे, और काफ़ी समय हम लोग साथ बिताते हैं। तो मैंने बाबा को बहुत नज़दीक से देखा है कि बाबा जिस वार्ड के पार्षद रहे, उसकी छोटी से छोटी बारीक गलतियों पे भी वो काम करते थे। मैं उनके साथ गाड़ी से चलता था, वो खुद ही गाड़ी चला रहे हैं और बीच में फ़ोन लगा के कहते थे नगर निगम वाले को कि ये बल्ब टूटा है, ये लाइट फूटी है, इसको बदलो, यहाँ कचरा पड़ा है, इसको हटाओ। तो मुझे हमेशा लगता था कि बाबा में एक योग्य मेयर बनने की काबिलियत है, और वो नगर निगम की बारीकियों को भी समझते थे। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के रूप में बड़ी अच्छी भूमिका निभाई। उन्होंने वो जो स्वीपिंग मशीन थी उसका घोटाला पकड़ा, खड़ी स्वीपिंग मशीन को लौटाना पड़ा नगर निगम को, जो भ्रष्टाचार में खरीदी गई थी। तो बाबा ने समय समय पे बड़ी मांगे उठाई और परिणाम दिया। उनमें वो योग्यता थी, इसलिए हमने, और मैं अकेला नहीं, पार्टी का चयन था, पार्टी ने चयनित किया। अच्छा सर, जो कांग्रेस के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जो बगावत कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? पहली चीज़ तो मैं अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों से कह रहा हूँ कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी में जाने की कोशिश कर रहे हो या सोच रहे हो तो बिल्कुल मत करना। आप एक खुले आसमान के नीचे एक व्यवस्थित पार्टी में हो, वहाँ से आप एक तंग दिलों की पार्टी में मत जाओ। वो पार्टी जो है वो संकीर्ण है, उसमें जाने में आपको कभी संतोष नहीं लगेगा। जो हमारे इस कांग्रेस पार्टी के साथी गए भी हैं, मैं उनकी दुर्गत वहाँ देख रहा हूँ। जो यहाँ से गए हैं, मैं उनकी सबकी दुर्गत देख रहा हूँ। ना उनको सम्मान मिल रहा है, ना उनको स्थान मिल रहा है। दूसरी बात ये कि जो लोग कांग्रेस में रह के कांग्रेस की बगावत, कांग्रेस का नुकसान करते हैं, उनके लिए मेरा एक संदेश है कि वो अपनी आदतों से बाज आएं। कांग्रेस पार्टी ने ऐसे तमाम लोगों को चिन्हित कर लिया है, और अब हम उनकी ताकत को धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे। अच्छा। और उनको इस तरीके का व्यक्ति बना देंगे कि वो चाह के भी पार्टी का नुकसान ना कर सके, नहीं कर सके। सर, भाजपा और कांग्रेस के बीच अक्सर वाद विवाद देखा जाता है, आपसी जो कहते हैं कि मतभेद होता है, लेकिन राजेंद्र शर्मा को भाजपा पार्टी से कोई नेता जो पसंद हो, जिनका कार्य अच्छा लगता हो, कौन से नेता हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक आदर्श नेता मानता था। उनमें सब गुण हैं थे। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बहुत अच्छे प्लानर हैं, एग्जीक्यूटर हैं, वो भी बहुत अच्छे नेता हैं, मुझे पसंद है। ऐसे तमाम लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जो अपने समय के सशक्त लोग रहे हैं, और जिनका योगदान जब जब वो एज ए प्रतिपक्ष में रहने के कारण भी उनका योगदान महत्वपूर्ण था, और जब मौका मिला उन्हें सत्ता में तो भी उनका योगदान महत्वपूर्ण है। सर, अब आपका अगला विजन क्या होगा, आगे का क्या प्लान है?
देखिए, कांग्रेस पार्टी को पंचायत स्तर पे मजबूती प्रदान करना, जो हमारे स्थानीय चुनाव होने वाले हैं, जिला पंचायत, जनपद, सरपंची, नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, इनमें हमको सशक्त तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है और इसमें पार्टी का प्रदर्शन हमको अच्छा करना है। संगठन को हमको जमीनी कार्यकर्ताओं की मदद से मजबूती प्रदान करना है और रेगुलर प्रशिक्षित करना है। हमारे संगठन को हमको बूथ पे लड़ने की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अच्छा। माइक्रो मैनेजमेंट जो भारतीय जनता पार्टी कर पाती है, वो भी कांग्रेस पार्टी बूथ पे माइक्रो मैनेजमेंट उतनी अच्छे से नहीं कर पाती, वो हम लोग करेंगे। मतलब ये आप बीजेपी की एक खूबी बता रहे हैं। हाँ, बीजेपी संगठन प्रधान पार्टी है, बात बिल्कुल अच्छी है। और माइक्रो मैनेजमेंट उनका बूथ पे हमसे बेहतर है, मैं स्वीकार करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की ताकत कम होती है, संगठन की ताकत ज़्यादा होती है। इसीलिए जब बीजेपी का नेता चुनाव लड़ता है तो उसको ना चाहने वाले उसका नुकसान कम कर पाते हैं। हमारे यहाँ पार्टी के संगठन से ज़्यादा नेताओं की ताकत होती है, इसलिए वो जब चाहते हैं तो नुकसान कर लेते हैं। पर अब कांग्रेस भी संगठन का महत्व देती है। सर, बीजेपी और कांग्रेस के बीच अक्सर देखा जाता है कि थोड़ी चीज़ों को मतलब रहती दोनों की चीज़ें सेम हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके कारण मतभेद शुरू हो जाता है। जैसे कि अभी हाल ही में जो आपके ही पार्टी के कुछ मुस्लिम नेता हैं, वो कहीं ना कहीं अब रुष्ट हो रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस में वो स्थान नहीं मिलता है छोटे नेताओं को। देखिए, ये बात सही है कि शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति में कुछ मुस्लिम अल्पसंख्यक नेता भी हमारे शहर के इच्छुक थे कि वो स्वयं बन जाए। पर अब हमने सतनाम में बनाया अल्पसंख्यक अध्यक्ष, हमने परनाम बनाया। अब हम सब जगह तो अल्पसंख्यक अध्यक्ष नहीं बना सकते ना, मतलब बैलेंस करके चलना। भाई, हर व्यक्ति है, कांग्रेस में भिन्न भिन्न समुदाय के लोग हैं और समुदाय से भी ज्यादा क्षमता पे भी बात करनी पड़ती है और फिर फ्यूचर भी देखा जाता है, भविष्य भी देखा जाता है। जो अशोक पटेल जी बने हैं वो यूथ है, उनका काम करने के लिए उनके पास जीवन पड़ा है, उनके अंदर नेतृत्व क्षमता विकसित करना, संगठन क्षमता विकसित करना, इस पद को देना, ये पार्टी ने सोचा कि एक नया नेतृत्व हम तैयार करेंगे। और वैसे भी हमारे पास शहर में मेयर है, जिलाध्यक्ष मैं हूँ, रिवर्स चुनाव लड़ता हूँ, तो उनको जो कमी होगी वो मदद होगी लोगों की ओर से। और रह गई बात जो अल्पसंख्यक नेताओं में विरोध था, तो मैं ये बोलूँगा कि वो नेताओं का विरोध है, वो समाज का विरोध नहीं है। मैंने जब इन लोगों ने ऐसी बात की, उसके बाद मैंने इनके समाज के सब प्रतिष्ठित लोगों के साथ इन नेताओं को बुला के अपने कार्यालय में मीटिंग की और मुझे मालूम है उस मीटिंग में क्या बात खुल के आई। ये विरोध जो है, इनको मैंने समझाइश थी कि तुमको पार्टी अन्य स्थानों पे स्थान देगी। और हाँ, ये है कि सारी चीजें आपको नहीं मिल सकती हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां सबको दी जाएंगी, सभी समुदाय को दी जाएगी। और कांग्रेस कोई समुदाय की राजनीति भी नहीं करती। कांग्रेस के लिए कोई पटेल नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, ठाकुर नहीं है, उनके लिए हर आदमी एक कार्यकर्ता है और अगर उचित लगती है तो उसको जिम्मेदारी दी जाती है। ठीक है, तो आपने सुना राजेंद्र शर्मा जी को, जो शिल्पकार हैं रीवा के, विकास पुरुष, भले किसी और का नाम हो, भले विकास पुरुष के नाम से कोई और किसी और को जाना जाता हो, लेकिन अगर राजेंद्र शर्मा को रीवा का अगर शिल्पकार कहा जाए, रीवा को एक अलग दिशा देने वाला व्यक्ति कहा जाए, तो ये कुछ गलत नहीं होगा। तो आपने सुना इनको, बेबाकी से इन्होंने हमारे उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जो जनता जानना चाहती थी, जिसका प्रश्न लोगों के बीच था। राजेंद्र शर्मा जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू न्यूज़ नेशन।